नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना देखने वाले सीएम योगी ने बाहुबलियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में यूपी पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों उमर और अब्बास अंसारी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया। साथ ही बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और बेटे को भी भगोड़ा घोषित कर दिया। दूसरी बात यह कि पिछले एक हफ्ते से योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पे कई बदलाव किए हैं, जिसमें सीएम योगी ने कई आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया। साथ ही कुछ आईएएस अफसरों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा था, लेकिन बीती रात उनको पोस्टिंग दे दी गई। यानी मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्रवाई से समझौता नहीं करना चाहते। तीसरी पॉइंट यह है, तीसरी तस्वीर यह है कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें हैं और ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उस तरफ कदम बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। बाहुबलियों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह कई चुनौतियां भी हैं, चाहे कोरोना को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो। उसमें कैसे जहां पे भी लापरवाही आ रही है वहां पे वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब चूंकि 50 साल से ज्यादा के उम्र के जो बाबू हैं उन पर भी उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने कहा और वहां पे भी कदम उठाती हुई सरकार नजर आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार लगातार एक्टिव नजर आ रही है। पिछले कई दिनों में हमने देखा रोजाना बैक टू बैक, चाहे आईपीएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो, आला अधिकारी हो, उनके तबादले किए जा रहे हैं, निलंबित किया जा रहा है, ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके। क्योंकि कई जगह से शिकायतें मिली लापरवाही की, अनियमितता की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई भी कईयों के खिलाफ की। सिर्फ तबादले ही नहीं बल्कि निलंबित भी किया गया और कईयों का तो गुनाह इतना बड़ा था कि जब वो मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने बकायदा एफआईआर दर्ज करने तक के आदेश दिए। तो कई अधिकारियों पे भी शिकंजा कस रहा है, क्योंकि कईयों की लापरवाही सामने आई थी। प्रशासन पे नकेल एक तरह से कसी जा रही है कि काम ठीक से हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार एक्टिव हैं और उनका एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है हमें। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों में कई ऐसे कदम उन्होंने उठाए जिसका एक संदेश साफ है कि अगर गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा। और अब चाहे बाहुबली हो, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जो अपने गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाहुबलियों पे तो शिकंजा कस ही रहा है, अतीक अहमद से लेकर और लगातार कई दूसरे नाम, जिनकी संपत्तियों को, अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे अफसर जो अपना काम बखूबी नहीं कर रहे, जो लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कदम उठाया जा रहा है। और तीसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं पर भी नकेल कसनी अब शुरू कर दी गई है। यानी 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं की स्क्रीनिंग और छंटनी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया। तो आज कई सवाल हैं और उन सवालों के भी जवाब तलाशेंगे, उनका भी जिक्र होगा। लेकिन उससे पहले कुछ ये बड़ी बातें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं कि बाहुबलियों पर क्या कार्रवाई हुई है, ये हम बार बार बताते रहे हैं और एक एक करके मुख्यमंत्री के निशाने पर कई ऐसे नाम जिन पे हंटर चल रहा है। तो फुल एक्शन जो है उसमें मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। बीते हफ्ते भर में कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया।
स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से अधिक उम्र के बाबुओं की छंटनी के आदेश दिए गए हैं। स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य कर्मचारी छांटे जाएंगे। 4 सदस्यीय कमेटी का भी इसके लिए गठन किया है। और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। अब्बास और उमर पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मुकदमा दर्ज है और जालसाजी और जमीन पर कब्जे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। दोनों बेटों ने जमीन पर 2 टावर और एक मस्जिद बनाई थी और अवैध निर्माण को एलडीए के दस्ते ने 27 अगस्त को गिरा दिया था। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी बेटा उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। बेटे और पत्नी पर रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा। तो ये आलम है उत्तर प्रदेश का और मंशा साफ है, मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। उसी दिशा में आगे कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल कई हैं, चूंकि विपक्ष वक्त वक्त पे उन सवालों को उठाता रहा है और सरकार की तरफ से जवाब उसी वक्त पे दिया जा रहा है। तो चाहे कोरोना काल हो, क्राइम हो या फिर वो दूसरी तमाम चुनौतियां, उसका सामना करते हुए जहां पे भी जिस अफसर ने लापरवाही की उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा। यानी एक संदेश साफ है कि अगर जरा सी भी लापरवाही की या गलत किया या अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाया गया तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ अशोक पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। दयाराम भार्गव है, प्रवक्ता सुभाषपा के। और राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब जो एक्शन दिखाई दे रहे हैं, जो कार्रवाई दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए राजेश जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनना चाहिए और उस दिशा में जो भी सार्थक पहल हो सरकार को करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों पे, बड़े अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। हाँ। फिर भी उत्तर प्रदेश में अपराध कम नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारियों पर एक्शन हो रहे हैं, महोबा की घटना एक ज्वलंत उदाहरण है। जिस तरीके से जब जिलाधिकारी और एसएसपी रंगदारी वसूलने लगेंगे तो फिर अपराधियों की जरूरत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। और उन्नाव के अंदर एक ग्रांड घोटाला हुआ था जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के खेलने का सामान था। हाँ। हमारे पार्टी के विधान परिषद सदस्य माननीय सुनील सिंह साजन जी ने उस सवाल को उठाया था। हाँ। राज्यपाल को पत्र लिखा था जिसपे सरकार ने जांच कमेटी बैठाई और उसमें जिलाधिकारी दोषी पाए गए। कमिश्नर की रिपोर्ट है, जिलाधिकारी दोषी पाए गए। अगर आम आदमी कोई गलती कर रहा तो सरकार उससे रिकवरी कर रही है। अगर कहीं तोड़ फोड़ हो रहा तो आम आदमी से रिकवरी हो रहा है। नहीं, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं ना नहीं होना चाहिए कि जहां गलती हो रही है या जहां गुनाह हो रहा है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। जिस एसपी का आप जिक्र कर रहे थे, ठीक है, आप पूरी कीजिएगा, लेकिन जिस एसपी का आप जिक्र कर रहे थे उसके खिलाफ हत्या का भी आरोप दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, बाकायदा निलंबित किया गया है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से जब जिलाधिकारी और एसएसपी ही रंगदारी वसूलेंगे तो इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाएगा। और जो मैं उन्नाव की घटना का जिक्र कर रहा हूं कि अगर आम आदमी किसी आंदोलन के दौरान कहीं तोड़ फोड़ कर रहा है तो सरकार उससे वसूली कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लूट हुई है, जो उन्नाव के अंदर जिलाधिकारी दोषी पाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनसे पैसा वसूली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, उनसे भी वसूली करने की व्यवस्था सरकार तय करे। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त की बात आप कर रहे हैं राजेश जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोरोना के वैश्विक महामारी के दौरान जो थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में अलग अलग दरों पे खरीदे गए और लूट हुई उसमें, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने माननीय राज्यपाल महोदय से किया भी। और 21 सितंबर को हम उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों पर इस भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। ठीक है, अशोक पांडे से इस पे जवाब ले लेते हैं। जो लूट का माहौल है, इस लूटने वाले अफसरों के खिलाफ अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस लूट पर कोई कार्रवाई नहीं किया।
न तो कोई वक्तव्य दिया, न किसी भ्रष्टाचारी अफसर के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, तो कैसे हम मान लें कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ठीक है, अशोक पांडे जवाब दीजिए कीर्ति निधि पांडे को। हमारी सरकार निश्चित तौर से जीरो टॉलरेंस पे कायम है और वो सामने दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं किसी भी क्षेत्र का भ्रष्टाचार है, ऐसा तो उजागर है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने अब दर्जनों के ऊपर IRPC अधिकारियों का परामर्श किया है। हमने प्रयाग और महोबा के IPS के खिलाफ अपराधी छात्रों को मुकदमा किया है, सस्पेंड किया है, जांच बैठाए हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। 2-3 जिलों में आर्टिमिशन वगैरह में वो भ्रष्टाचार की बात आई थी, हमने सरकार SIT गठन किया, शीघ्र ही दोषी पकड़े जाएंगे। हम किसी भी क्षेत्र से भ्रष्टाचार को रोकने वाले नहीं है, निश्चित तौर से उन्हें हम दमन करके ही रहेंगे। और दूसरी बात, तीसरी बात, अभी आपने देखा जिस तरह से हमारे साथी ने अपराध अशोक जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही। अभी मैं रोकूंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा ताकि आप ठीक से जो बात कह रहे हैं वो पैनलिस्ट जो हैं वो समझ पाएं, दर्शक समझ पाएं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन दयाराम भार्गव, आप ये बताएं, जो कार्रवाई हो रही है उससे तो ये लगता है ना, संदेश जा रहा है क्या कि अगर गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा और सही दिशा में आगे बढ़ना है? देखिए राजेश भाई, मैं 2 शब्दों में कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचारी के युग में मुश्किल हुआ जीना, भ्रष्टाचारी के युग में मुश्किल हुआ जीना, लूट घसूट कर पी गए गरीबों के मेहनत का खून पसीना। और कोई लेता प्यार से, कोई लेता दुर्व्यवहार से, मुश्किल है इनसे बच के रहना, इनके भ्रष्टाचार से। अधिकार तो दर्ज है संविधान के पन्नों में, फिर भी सिसकता लोकतंत्र हमारा है। नौकरशाही, अफसरशाही, लाल फीताशाही की लपेट में हिंदुस्तान हमारा है। अब मैं राजेश भाई एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री का हम कहां कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम करने की प्रक्रिया बता दूं कैसे कह रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा था, जब उत्तर प्रदेश के किसी जिले में भ्रष्टाचार उजागर होता है तो मुख्यमंत्री जी उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए तमाम तरह के आडंबरों को ला करके सामने रखने का काम करते हैं। जैसे अभी आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो है ग्राम पंचायतों में 58,758 ग्राम पंचायत हैं। इस महामारी कोरोना काल में, कोविड-19 में आप समझिएगा कि जो ग्राम पंचायतों को क्या नाम है, ये सफाई के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे और किट के नाम पर जो पैसा आवंटन हुआ, 400 करोड़ समथिंग, जहां तक 400 हजार करोड़ की जो मैं बात कर रहा हूं, ये घोटाला उत्तर प्रदेश के इन ग्राम पंचायतों में 10,000 करोड़ का घोटाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता। अगर हम विपक्ष बात करें तो चलो, विपक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी नकार देती है, हम मान लेते हैं, लेकिन इनके बीजेपी के सहारनपुर के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा। उन्होंने कहा कि जो वहां सहारनपुर के जिस किसान इंटर कॉलेज के नाम पे, फर्म के नाम पर जो पैसा आवंटन करके मंगाया गया, ना तो वो उस जिले में उस नाम का कोई इंटर कॉलेज है, ना कोई फार्म है, वो पैसा आया तो क्यों आया, और अगर आया तो किसके जिलाधिकारी के मातहत आया? नहीं। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी केवल 11 की टीम लेकर के काम कर रहे हैं, तो अगर 10,000 रुपया इस उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में आया, तो क्या वो 11 जिम्मेवार नहीं है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है? ठीक है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ये 2 शब्द और कह दूं, फिर आप जाइए। देखिए, ये लोग जब विपक्ष में बैठे थे तो घोटालों की बड़ी फिरस्ती गिनाया करते थे। पहला घोटाला बताता हूं, अगर इटली वाला घोटाला इनको याद है, सैफई वाला घोटाला इनको याद है, तो गुजरात वाला घोटाला इनको याद नहीं है। इसलिए नहीं, तू राष्ट्रवादी है भाई, ये राष्ट्रवादी है ना, बाकी तो सारे देशद्रोही है। अगर भारतीय जनता पार्टी घोटाला करे गुजरात वाले तो वो राष्ट्रवादी है, नहीं, बाकी कोई घोटाला हो तो देशद्रोही है। अशोक पांडे, यही मैं कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का काम करते हैं। आप बताइए, 3.5 पौने 4 साल होने जा रहा है, इन्होंने क्या काम किया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे, आप टिप्पणी कीजिए, उसके बाद अजय शर्मा के पास आना। अशोक जी। हेलो
जी अशोक जी बोले अपनी बात। हाँ, मेरा अभी मैं सुन रहा था लोगों को। हाँ। निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पे कायम है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। हमने दर्जनों IAS का ट्रांसफर किया है। हमने जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके स्क्रीनिंग की बात की है, ताकि अगर वो काम लापरवाह है, काम करने में अक्षम है, तो उनको दंडित किया जा सके। हमने कई IPS अफसरों को सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ जांच बैठाया है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमने जो उत्तर प्रदेश में गुंडई को जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में महिमा मंडित किया था, जिन लोगों ने अपराध को राजनीतिकरण किया था, हाँ। हमने लगाम लगाना शुरू किया है। जो दिखाई दे रहा है, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा हो, अतीक अहमद हो, इनकी अवैध संपत्तियों को जिस तरह से धाराशायी किया जा रहा है, हाँ। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी पे हम अंकुश लगा रहे हैं। 2-3 मामला आया था, ठीक है। उन्नाव का, हाँ। उन्नाव, सुल्तानपुर का, गाजीपुर का, हाँ। निश्चित तौर पे 80 मीटर वाला जो ठीक है, यानी कार्रवाई हुई है। अजय शर्मा, अधिकारियों को दंडित पिछले किया कई है। दिनों में देखा हमने, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या फिर वो अधिकारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, उन माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। तो मंशा तो साफ है ना कि गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा और काम करना होगा। देखिए राजेश, बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा फिगर पर नज़र डाल लेते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सन 2000 जो फिगर मेरे पास में है, हाँ। मार्च से लेकर अप्रैल 15 तक इसको जो है 15 दिन में 699 केस मर्डर के थे, 263 केस रेप के थे और 249 केस जो लूट के थे, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश को जो है क्राइम स्टेट के नाम से कहा गया। ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी फिगर उस वक्त चलती रहती थी, हमारे पास आती रहती थी। हम एज ए पत्रकार हम उनको देखते थे, समझते थे कि हम उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, हाँ। और क्या क्राइम रेट चल रहा है, और जिसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला सत्ता में आने का। जो कंपैरिजन हम यहाँ कर रहे हैं, जो बात चल रही है, चाहे ट्रांसफ़र की बात हो या अतीक अहमद की हम बात करें, या हम विकास दुबे की बात करें, या अन्य भ्रष्ट अधिकारियों की बात करें, हाँ। चाहे हम बिजली डिपार्टमेंट की बात करें जिसमें नकल कसी गई पिछले साल का मामला है, तो ये जितने भी अफसरशाही को कंट्रोल करने की बात हो रही है, ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, या इनकी स्क्रीनिंग की बात हो रही है, ये जो है समाजवादी पार्टी में देखने के लिए नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी में देखने के लिए मिला है। और उसके ऊपर जो है इतनी हाय तौबा जो मच रही है, वो एक देखिए राजनीति तो होनी है, क्योंकि अपने अपने वोट बैंक को साध के रखना है, और उसके लिए जो है हमें चाहे किसी भी तरह की बातों को उठाना पड़े या कहना पड़े। लेकिन मेरा जो अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, कि आप जो है राज्य के हित के बारे में सोचें, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के बारे का कार्यकाल देखें, आप बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल देखें, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखें कि किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए या रिफॉर्म करते हुए उसमें चीज़ें बदलाव की जा रही हैं, चाहे वो जो है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम हो, चाहे वो जो है जैसे अभी जो हो रहा ट्रांसफर हो रहा है, या स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, संविदा पे लाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही सरकारी नौकरी लगी अब तो हम बाबू हो गए, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था कि सरकारी नौकरी लगते अब तो ऐश और आराम आ गई, और ऊपर की रिश्वत की कमाई मिलेगी, जिसे ऊपर की कमाई कहते हैं, और हमारा काम चल जाएगा। आपको याद होगा, जिसने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की वो जानता है मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा, कि जो एक ईमानदारी वाली जो चीज थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। उससे यदि आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप ऐसी ना करें, आप स्वस्थ आलोचना करें, हम भी सुनेंगे, हम भी उसको समझेंगे, और उसमें यदि हमें कुछ कहना होगा तो हम भी आपके सहयोग में खड़े हो जाएंगे। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आलोचना ना करें राज्य हित में। ठीक है, कीर्ति आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? भार्गव जी फिर आ रहा हूं, राहुल के पास भी जाना है। कीर्ति जी की आवाज उठाएं। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका बड़ा सम्मान है। ये कह देना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में IAS का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता था, प्रशासनिक व्यवस्था से शुरू नहीं किया जाता था,
बड़ी हास्यास्पद लगता है। मैंने ट्रांसफर की बात नहीं की, मैंने कहा कि अतीक अहमद जैसे जो हिस्ट्री शूटर हैं या जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी जमीनें या संपत्ति कुर्क की जा रही है, उनके बुलडोजर चल रहे हैं। क्या सरकारी संपत्ति नहीं हड़पी आजम खान है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई जौहरी यूनिवर्सिटी के नाम पर? क्या अतीक अहमद क्रिमिनल नहीं थे? तो मैं एक सेंटेंस की इजाजत दे दें कीर्ति जी एक सेंटेंस की इजाजत दे दें कीर्ति जी, एक सेंटेंस सिर्फ ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने खड़ा किया, हाँ, ये आपदा में अवसर ढूंढा उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो कोरोना किट खरीदने तमाम घोटाले उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, हाँ, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खामोश हैं। दूसरा सवाल कि अगर आम आदमी कहीं अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है, कहीं तोड़ फोड़ कर दिया, उससे सरकार रिकवरी कर रही है, तो क्या ये लूट करने वाले अफसरों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए? उन्नाव के अंदर जो प्राइमरी स्कूलों में ग्रांट घोटाला किया, जो बच्चों के खेल के सामान में लूट हुई, जिसपे कमिश्नर ने रिपोर्ट देकर के जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया, क्या जिलाधिकारी से वसूली नहीं होनी चाहिए थी? क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए भ्रष्टाचार का? दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यही तो जानना चाहते हैं। हाँ, ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल होनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ये जो सवाल खड़ा हो रहे हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है, चलिए इसका जवाब मैं लूंगा कीर्ति भाई। हाँ, अशोक पांडे जी से मैं लूंगा, लेकिन राहुल के पास मैं आता हूं क्योंकि अब तक मैं उनके पास नहीं गया। राहुल जानना चाहते हैं, ठीक है, आप ये बताएं, मैंने आपसे फैसले लिए जा रहे हैं, आपसे कहा, मैं सहमत हूं आपसे, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अशोक भाई, अजय भाई एक सेकंड, राहुल आप ये बताएं कि कई ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जिसका हो सकता है कि राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन एक विजन के तहत कि आगे कैसे बढ़ना है, लोगों की नाराजगी का सामना करते हुए भी कई जगह तब भी बढ़ा जा रहा है। तो ये माना जाए कि एक संदेश साफ है कि आगे बढ़ना है और जो भी अड़चने हैं उनको दूर करनी है। देखिए, बात मंशा की है तो मंशा मुझे लगता है कि सरकार की साफ है कि भाई हम काम करेंगे और काम करते हुए दिखना चाहेंगे, चाहे अधिकारियों को अगर जो हमें जबरन रिटायर करना पड़े तो जबरन रिटायर के उनको VRS देंगे। अगर जो हम 5 साल की संविदा पे, देखिए ये जो 5 साल की संविदा वाला मामला है ये बहुत अच्छा है, मैं इसको फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको सरकार में और किसी भी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि सरकारी नौकरी कैसे मानी जाती है कि एक बार आपने एग्जाम पास किया और आप एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर आप उस पे सदा के लिए 60 साल तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते, काबिज हो गए, आप काम करें ना करें, आपको बहुत सारी छुट्टी भी मिलती है, बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनके सबके बावजूद भी आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी परफॉर्म कर रहा है। उस हिसाब से अगर जो आप तुलना करेंगे तो नहीं कर पाते हैं सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी, वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो उससे क्या है, हित किसके प्रभावित होते हैं? हित होते हैं जनता के प्रभावित, क्योंकि वो जो अपॉइंटमेंट हुए हैं सरकारी अधिकारियों के, वो जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, तो जनता के हित प्रभावित होते हैं। अगर जनता के हित प्रभावित होते हैं, कैसे हित प्रभावित होंगे? विकास कार्य कम होंगे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पुलिसिंग बहुत, अगर जो पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे से जिम्मेदार नहीं है तो पुलिसिंग प्रभावित होती है, उनकी FIR नहीं होगी, बहुत सारे काम प्रभावित होंगे, गलत रिश्वत ली जाएगी और हो सकता है गलत आदमी को आरोपी बना दिया जाए, सही आदमी छोड़ दिया जाए, ऐसे करके कई सारी चीजें होती हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखने की मंशा क्या है, सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल साफ है। और मैं मंशा पे और इसमें हो सकता है कि सरकार कई चीज ऐसी भी लग सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो जैसे हम देखते हैं अधिकारी लॉबी जितनी स्ट्रांग है और उनके खिलाफ एक्शन लेना भी अपने आप में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सबसे मजबूत लॉबी के खिलाफ जब आप एक्शन लेते हैं तो आप कई सारे अपने शत्रु भी पैदा करते हैं, और अगर शत्रु पैदा कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे, अगर जो सरकार ये भी जानती होगी, सरकार में जो लोग बैठे हैं कि हमें इनकी हानि भी उठानी पड़ सकती है आगामी चुनाव में, अधिकारियों को नाराज करके, सरकारी कर्मचारियों को नाराज करके, लेकिन सरकार अगर जो इस पे स्टेप ले रही है तो इसका सीधा सा संबंध जनता से कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जनता, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ठीक है। और जो जैसे ट्रांसफर वगैरह की जो भी बात है, देखिए वो तो रूटीन है, ट्रांसफर होता रहता है। और सबसे बड़ी बात की जो नाकारा अधिकारी हैं उनको जबरन रिटायर किया जाना ही चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर जो उनको सपोर्ट करती है कि नहीं ये अधिकारियों के साथ ये हो रहा है, वो सीधी सी वोट बैंक की राजनीति है। अब दूसरी विरोधी पार्टियों को भी वोट जनता से लेने, अगर जो कुछ जनता की भलाई के लिए हो रहा है तो उसमें अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए और उन स्टेप को सरकार का समर्थन करना चाहिए। भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आपको। भार्गव जी। राजेश भाई, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने और राजनीतिक विश्लेषक बहुत बढ़िया विश्लेषण कर रहे हैं, अच्छी बात है।
लेकिन भ्रष्टाचार का भी विश्लेषण कर लिया करें। मान्यवर आप लोग बैठे, अगर विश्लेषण करते हैं तो सही तरीके से करें। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए मत बैठा करें भाई। नहीं आप देखिए, मेरी बात नहीं, सुने राहुल भाई, फिर राहुल भाई सुने, नहीं, फिर तो राहुल देखिए, गांधी सुनना पड़ेगा ना। मैंने देखिए, राहुल मैंने ना तो गांधी सरकार को सुनना डिफेंड किया पड़ेगा। भ्रष्टाचार को आप लेके। बढ़िया विश्लेषण कर रहे देखिए, हैं, मैंने मतलब सरकार को डिफेंड नहीं किया भ्रष्टाचार को लेके। देखिए, अगर जो मैं बोल रहा हूं कि आप जब सुधारों की तरफ जाते हैं तो आपको कई सारी चीजों का विरोध भी सहना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इस देश में, देखिए जिस दिन से ये देश आजाद हुआ था उस दिन से इस देश में भ्रष्टाचार है। जीप घोटाला इस देश की आजादी के बाद हुआ था, और तब से हम लगातार भ्रष्टाचार की बात करते आ रहे हैं। आज तक भ्रष्टाचार इस देश में खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? इसलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आप कोई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने इनिशिएटिव्स नहीं लिए। अगर जो कोई सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है तो आप उसको घेरने का काम करके कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चीज जस की तस चली है। ये देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में इस देश में पहला जीप घोटाला हुआ और वो रक्षा मामलों का घोटाला था। उसके बाद कौन सा ऐसा सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ और भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अगर जो सरकार की मंशा है कि हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सकें तो सरकार का समर्थन करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी है। और कुछ बोलना कुछ बोल लीजिए, बीच में मत टोकिएगा। आप लोग अगर विश्लेषक हैं तो विपक्ष का सुनने का काम करिए। मेरा जो कहने का तात्पर्य उस पर आप लोग गए नहीं, पूरा बखान कर डाले। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में मैंने अभी बताया है, आंकड़े दिए हैं। इस आंकड़े के हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश में 58,758 ग्राम पंचायतें हैं। इस कोविड-19 के महामारी में 10,000 करोड़ का ग्राम पंचायतों में घोटाला हुआ। एक पीपी किट का जो ये मामला मैंने बताया, ऑक्सीमीटर या जो थर्मामीटर के पावर की जो बात हो रही है, 2800 रुपए का अगर सरकारी आंकड़े हैं तो 9,950 में क्यों खरीदा जिलाधिकारी डीएम ने? और जिलाधिकारी डीएम ने अगर खरीदा तो मुख्यमंत्री के 11 जो नुमाइंदे 11 रत्न बने हुए उत्तर प्रदेश में, बगैर उनके ट्रांसपेरेंसी के क्या ये पैसे गया? अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। कहना चाहूंगा दूसरी बात मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये आप ये पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। भ्रष्टाचार होता है, मैंने पहले भी कहा भ्रष्टाचार पे लगाम लगाइए। ये कह रहे हमने बहुत भ्रष्टाचारों को उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। नहीं, तो आप ये भी बताएं। नहीं कहने दीजिए, नहीं कह लीजिए। ब्रजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? उसका भतीजा विनीत सिंह में कार्रवाई कब करेंगे? आपके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में है स्वामी प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद हिस्ट्री सीटर, इन पे दर्जनों केस है, इन पे कार्रवाई कब करेगी? अगर इच्छा शक्ति है करके दिखाइए ना। लोकसभा में 173 सांसदों पर क्रिमिनल एक्ट के साथ में लूट, हत्या, प्राण बलात्कार की जघन्य अपराधों के साथ में लोकसभा सांसद में बैठे हुए और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है। बताइए उससे कार्रवाई करा सकते? नहीं करा सकते। वो हर पार्टी में मिलेंगे। आप जवाब ले लेते हैं अशोक पांडे जी। घोटाले हैं, घोटालों की चर्चा करिए। ठीक है, विपक्ष घोटालों की बात कर रहा है, आप उसको छिपाने की बात मत करिए। आप बताइए 3.5 साल में घोटाले उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? अब जवाब ले लेते हैं, अगर गड़बड़ है जवाब ले लेते हैं। ठीक है अशोक पांडे, हो गया भाई, हो गया भार्गव जी, हो गया। ठीक है अब जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे जी आप ही जवाब दीजिए। 2 बार ये इस बात को दोहरा चुके हैं, आप उन्हें जवाब दीजिए ठीक से कि क्या कर रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है वो कितनी है और क्या हुआ अब तक। देखिए आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र का भ्रष्टाचार अगर उजागर हो रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अभी गांव की इन्होंने बात किया, हमारी सरकार ने तय किया है जो ग्राम प्रधानों की संपत्ति की, जब ग्राम प्रधान होने से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी, ग्राम प्रधान होने के बाद कितनी संपत्ति हो गई, इसकी भी हम जांच कराने जा रहे हैं। हम तो नौकरशाही की सरकार नहीं है, ये लोकशाही की सरकार है। अभी जिस तरह से विश्लेषकों ने जब सच बोलना शुरू किया, अच्छी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम सफल होने लगे तो किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया है विपक्षी साथी ने, ये दुर्भाग्यजनक है। कहना है बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम सच कहेंगे, हम उत्तर प्रदेश में विकास काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया था, जिन लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण किया था, हमने उनके मुख्य तमाशा मारा है, हमने अपराध में अंकुश लगाया है, तो इस तरह भी मिला रहे हैं लोग, ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, आप छोटी सी टिप्पणी करें, फिर मुझे कीर्ति के पास जाना है। जल्दी से। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारी बातों का जवाब फिर नहीं दिए। मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ
विपक्ष जो मांग करता है उसको ये गोल मटोल करके घुमा करके कहीं और एंगल में ले जाते हैं। मैंने बोला अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति है। आपके कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इलाहाबाद के हिस्ट्री सीटर, दर्जनों के करिए कार्रवाई ना, बताइए। ब्रजेश सिंह आपके पास में है, बनारस वाले करिए कार्रवाई ना। अरे आप लोग केवल आडंबर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो, कार्रवाई के नाम पे सिपर हो। जब भी उत्तर प्रदेश में घोटाला होता है मुख्यमंत्री आएंगे, बड़े बड़े एक सेकंड अशोक, अजय भाई आप ये बताएं, अजय शर्मा, ये आज ये कह देना कि साहब आज आप ये जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसे नकार देना, ये माफिया कोई 3 साल में तो नहीं बने, पिछले 10-15 और कई दशकों से ये लोग लगे हुए थे, सरकारें कई आई और कई गई। आज अगर कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ तो प्रशंसा होनी चाहिए ना उसकी। देखिए राजेश, जो भी आपने बात कही कि पिछले कितने सालों में इस तरह के हिस्ट्री शीटर पैदा हुए या बने, उनको पाला पोसा गया, वो एक सरकार के कार्यकाल में नहीं है। हाँ, लेकिन जिस सरकार के कार्यकाल में इन पर कार्रवाई हो रही है वो टारगेट पर है, क्योंकि जिनकी इन लोगों की जड़ें जिन्होंने मजबूत की हैं वो विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे जब हिस्ट्री शीटर होते हैं या आपराधिक तत्व के लोग होते हैं, हाँ। चाहे वो सिस्टम में बैठे हुए लोग हों या समाज में बैठे हुए लोग हों, तो उन पर कार्रवाई होती है तो उनको अपना डर सताने लगता है कि हमारा नाम भी सामने ना आ जाए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, यदि ये कहा जाए कि दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी हैं, आपकी सरकार में भी हैं, तो ठीक है, हम फिर एडीआर की रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे, हाँ। हम दूसरे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी डिस्कस करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने बैठ जाएंगे कि डिबेट जो है दूसरी दिशा में चली जाएगी। बिल्कुल। अभी जो डिबेट है कि ये है कि क्या वाकई में जो है सरकार की जो मंशा है, वो जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, जिसके ऊपर हम पिछले कई महीनों से जितनी भी डिबेट हुई हमने डिस्कस किया है कि सरकार सिस्टम में जो भ्रष्टाचार उस पर नकेल कसे, पुलिस रिफॉर्म की हमने बातचीत की है, हमने जुडिशरी में भी बदलाव की बात की है, हमने जो नौकरशाही है उसमें भी बदलाव की बातचीत की है, और सरकार उस पर साफ तौर पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ। उसकी जो इच्छा है, उसकी जो मंशा है, उसकी जो नीयत है, वो कहीं भी शक के दायरे में नहीं है। लेकिन जो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर जितने भी लूप होल्स हैं या फिर जो कहूँ जो आस्तीन में लोग हैं, उनको तो चुन चुन के बाहर निकालना पड़ेगा ना। निकाला जा रहा है। हाँ। जैसे अभी पीपी किट की घोटाले की बात हो रही है, तो एसआईटी का गठन किसने किया? प्रदेश सरकार ने ही किया है। उस पर जांच चल रही है, उस पर रिजल्ट निकल के सामने आएगा। चाहे जो भी मामला रहा हो, किसी भी मामले से, चाहे कोई भी अपराध रहा हो, कोई भी मामला रहा हो, सरकार ने उसके ऊपर तुरंत स्टेप उठाया है, कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाँ, यदि घोटाला हुआ, यदि जो है सरकार भाई सुनो, बिजली विभाग में डेवलप घोटाला हुआ, 3.5 साल में आज तक रिपोर्ट नहीं आई भैया। हमें खूब पता है, आप डिफाइन कर रहे बढ़िया। आप बताइए ना, जितनी भी घोटाले हुए उसको आज क्या हुआ? सरकार चली जाएगी, जांच का 5 साल जांच के नाम पे करेंगे। आप कब काम करेंगे? हमने आपको काम करने के लिए बैठाया है, आप जांच के नाम पे अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। देखिए एक्चुअल में क्या है कि भार्गव जी जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी से आते हैं और इनको जो है अपनी सियासी जमीन तलाशते हुए अपने आप को खड़ा करना है, और ये चाहते हैं कि हथेली पे सरसों जम जाए। तो ये तो संभव है नहीं। जो एक प्रक्रिया है वो फॉलो की जाती है, उस पर होगा। यदि किसी भी सिस्टम में यदि आप छानबीन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो उसका टाइम है, वो लगता है उसके अंदर। बिल्कुल। आप उसको एकदम से आप ये नहीं कहते कि आप जो है नहीं कितना टाइम लगेगा आप बताइए। देखिए कितना टाइम लगेगा? अगर आप चुप हो जाएं, 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 अगर नहीं होने देते, दयाराम जी का काम करते हैं। दयाराम जी जनता की बात करिए। दयाराम जी, हमारे गरीब जनता टैक्स का पैसा घोटाला हुआ है। दयाराम जी, आपने इसको पॉलिटिकल मंच बना दिया और ऊंची आवाज में बोलकर आप दूसरी पार्टी के प्रवक्ता की आवाज दबा सकते हैं, लेकिन यदि आप पत्रकार की आवाज दबाते हैं तो आप लोकतंत्र की हत्या करने में आमदा है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप जो है पत्रकारों को बोलने नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरह कसम खा के बैठे हैं कि हम मीडिया को नहीं बोलने देंगे, हम आवाज इतनी ऊंची कर लेंगे कि किसी को सुनाई नहीं देगा। ये शोर करना बंद कीजिए, ये शोर करना बंद कीजिए और ये इस तरह का ड्रामा करना बंद कीजिए। मीडिया को, पत्रकारों को अपनी बात कहने दीजिए जिससे कि बातें हो सके। ऐसे नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। आप जो थोड़ा सुनिए पहले, आप सुनिए। चर्चा करिए भाई।
तो लोग सुन रहे हैं, आप केवल सरकार की नुमाइंदगी का लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं है। और आप जैसे लोगों को भी जनता सुन रही है, समझ रही है। यदि पत्रकार अपनी बात करेंगे, यदि पत्रकार अपनी बात करेंगे, तो आप जैसे लोग जो नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पे ना करे। भार्गव जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। एक सेकंड भार्गव जी, एक सेकंड हो गया, आपने भाषण में दिया दोनों क्या आपने जो है एक सेकंड अरे भाई एक सेकंड भार्गव जी एक सेकंड, भाषण नहीं एक सेकंड, एक एक करके वक्त निकल जाएगा। टीका टिप्पणी निजी ना करें एक दूसरे पे। एक सेकंड दोनों को मैं माफी चाहूंगा, दोनों एक सेकंड के लिए चुप हो जाएं। आप इस तरीके से अगर एक दूसरे पे ही व्यक्तिगत हो जाएंगे तो फिर डिबेट हम कहां जाएगी हमें नहीं मालूम। गलत हाँ, कीर्ति जी आप ये बताएं, अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें, मेरी गुजारिश है आप सबसे। इनकी बात करते हैं तो हम अच्छे पत्रकार हैं, ठीक है, यदि हम इनकी बात नहीं करते हाँ नहीं भार्गव जी आलोचना का सामना करना भी सीखिए, सच्चाई को भी सीखिए, है ना। वो हर तरीके का विश्लेषण करते हैं रोजाना, आप भी होते हैं डिबेट में, वो भी होते हैं जब भी मुद्दा हुआ, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। कीर्ति भाई आप ये बताएं कि आज जिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ आज ही तो नहीं बने, है ना। सरकार आपकी भी रही है, वो तब भी फले फूले हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब बस जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो धीरे धीरे सब होगा ना, चाहे प्रशासन में सुधार हो, चाहे इन बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करना हो, चाहे अपराध पे लगाम लगाना हो। राजेश जी, मैंने कई बार आपके चैनल पे इस बात को स्वीकार किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सरकार कार्रवाई कर रही है तो सरकार बधाई की पात्र है, ठीक है, लेकिन उन्हीं के विधायक उनके कार्रवाई पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुल्तानपुर के विधायक ने, लंबुआ के विधायक हैं देवमणि उपाध्याय जी ने एक सूची जारी की थी ज्ञात विशेष के अपराधियों के उत्तर प्रदेश के अंदर, कि अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी इन जाति के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सवाल हम बाद में खड़ा किए, उनका विधायक पहले खड़ा कर रहा है, तो सवाल तो बनता है जो भार्गव जी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं बनारस के अपराधियों का, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उन जाति विशेष के लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध कर रहे हैं, जो वो संपत्ति खड़ा किए, वो पैरल जो साम्राज्य खड़ा किए हैं, उन पर कार्रवाई कब करेगी उत्तर सर। तो सवाल तो बनता है कि हम इस बात के कतई समर्थक नहीं कि मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई न हो, अतीक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, जो विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो गलत हुई, ये सब कार्रवाई हुई, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ये तो सवाल खड़ा होगा, ये तो पूछा जाएगा। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं सहमत हूँ। यदि अगर कार्रवाई में इस तरह की थोड़ी सी भेदभाव पक्षपात दिखाई देता है, क्योंकि क्रिमिनल होता है, चाहे किसी भी जात बिरादरी से आए, किसी भी धर्म विशेष से आए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं बैठकर, सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं और सर देख भी रहे होंगे, तो हो सकता है इसके ऊपर उनकी प्लानिंग बन रही हो। नहीं, जवाब ले लेते हैं अभी अशोक पांडे से। अशोक जी आप जवाब दीजिए, क्या भेदभाव हो रहा है क्या कार्रवाई करने में। कीर्ति भाई जवाब ले लेते हैं अशोक पांडे से, आपके जो सवाल है उन्हीं सवालों का। अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए आपको बता दें कि अपराधी कोई भी होगा, धर्म का कोई संप्रदाय का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इन अपराधियों के खिलाफ सरकारी मुकदमा नहीं हुआ। विजय मिश्रा की पत्नी और बेटे के नाम विजय मिश्रा के नाम, और जब हम कार्रवाई करने लगे तो यही लोग जो है परशुराम की मूर्ति बनाने लगे, बड़ी मूर्ति बनाने लगे। हमने विकास दुबे का काउंटर किया तो और बड़ी मूर्ति बनाने लगे। ये दुर्भाग्यजनक है। अपराध का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आजम खां साहब ने गरीब किसानों की जमीन को कब्जा किया, आजम खां साहब ने सबकुछ संपत्ति को कब्जा किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सत्ता आई तो उनकी भैंसिया खोलने लगा प्रशासन। हम आजम खां को खोलेंगे। अगर उनके खिलाफ किसानों ने मुकदमा किया है तो हम आजम खां की भैंस नहीं खोलेंगे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी कि नहीं होगी का काम करेंगे। ये राजेश जी वो नहीं बताएंगे, अशोक पांडे वो बात नहीं करेंगे जो उनसे पूछा जा रहा है। किसी भी सवाल को गोल घुमाने का काम। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ आपने क्या किया था, वो ये भी पूछ रहे हैं। देखिए आजम साहब समाजवादी पार्टी के नेता कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और सरकार एक साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और सरकार जिसके खिलाफ चाहेगी उसके खिलाफ साजिश कर सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई। मतलब अगर अपनों के खिलाफ कुछ होगा तो वो साजिश है।
निश्चित रूप से साजिश है और सरकार बदलने दीजिए। तो कल तक जब आप सरकार में थे और ये विपक्ष में थे, इनके खिलाफ जो हो रहा था वो भी साजिश थी। किसके खिलाफ कार्रवाई हुआ? हाँ, चलिए व्यक्तिगत उसमें मैं नहीं जाता कि आप फिर से आपस में एक दूसरे के उसमें उलझे। राहुल, आप ये बताएं, आज जो मौजूदा वक्त जो सरकार है हम उसका उस पर सवाल पूछते हैं। भार्गव जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ये तो दिखाते हैं ना कि व्यक्तिगत नुकसान से ऊपर उठ के मुख्यमंत्री सोच रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं। देखिए, बात जिजीविषा की है और वो जिजीविषा नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री हाँ काम करते दिखना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब जैसे भार्गव जी ने बोल दिया, कुछ और अपराधियों के नाम ले दिए कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, जब एक प्रोसेस होती है ना कि आज एक पे कार्रवाई हुई है, फिर उसके 2 दिन बाद दूसरे पे कार्रवाई हुई थी, फिर तीसरे पे होगी, चौथे पे होगी, ऐसे अचानक से ऐसे थोड़ी है कि आज ही एक दिन में सारी की सारी कार्रवाई थोप दी जाएगी सब पे और पुलिस एक साथ सबके यहाँ रेड करेगी और सबके अवैध निर्माण तोड़ दिए जाएंगे। ऐसे नहीं होता है ना कि देखिए इलाहाबाद से देखिए ऐसा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य नेता भी हैं, अरे भाई मंत्री हैं, है ना। अगर जो इन्होंने देखिए भार्गव जी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिस्ट्री सीटर हैं और उनके खिलाफ देखिए ना देखिए ये सिर्फ टीवी पे आके किसी पे टिप्पणी कर देने से मामले खत्म नहीं हो जाते। सुनिए, अगर जो भार्गव जी को लगता है कि उन पे कार्रवाई नहीं हो रही तो कोर्ट ओपन है आपके लिए, जाइए बोलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, जाइए। अरे ना सिर्फ टीवी पे आके आप ऐसे बोल देंगे किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर जो सरकार किसी के खिलाफ गलत और वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है तो आपके पास कोर्ट है, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? टीवी पे आके बस बोल देंगे, किसी पे भी लांछन लगा देंगे और काम खत्म हो जाएगा। कोर्ट है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्या आप नहीं जानते कि अगर जो वेंडेटा के सरकार वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है किसी पे और वो नहीं है अपराधी तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट है या नहीं है? क्या आपकी पार्टी कोर्ट जा सकती है, नहीं जा सकती है? क्या किसी पे भी लांछन ऐसे ही लगा देंगे? ऐसे नहीं हो सकता है ना। भार्गव जी की आप आए किसी पे बोल के चली गई, टीवी पे लग के मेरे खिलाफ लगा देते बोले मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे नहीं होता है ना। देखिए, बात मानसिकता की नहीं है, एक्चुअली आपको विरोध करना है और विरोध कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। और जब तक कंस्ट्रक्टिव विरोध नहीं होगा, देखिए सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और जनता जान गई है कौन सही है, कौन गलत है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपके चिल्लाने से चीजें नहीं बदली। अगर जो आपको लगता है कि सरकार वेंडेटा के तहत डॉक्टर काफिल खान को 6 महीने क्यों रखा गया? देखिए मैं सुनिए, अगर जो आपको लग रहा है, देखिए अभी मुद्दे पे आइए, वापस मुद्दे पे आइए। देखिए भार्गव जी एक मुद्दे पे टिकेंगे ही नहीं। जैसे ही मैंने बोला कि आप जाइए कोर्ट जाइए, कफील खान पे जंप मार गए। कफील पे बात करूंगा, चर्चा कितने आप कफील खान पे चले गए, उनसे हम चर्चा कर चुके। ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे। इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल वाली स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, आरोप लगा के भाग जाना है, साबित नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं आप जाएंगे कोर्ट, आपकी पार्टी जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, आपकी पार्टी कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं, आप भी तो आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी? सहयोगी रहे ना आप, तब क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की आवाज उठाई? 3 महीने बाद राजेश भाई ये लोग सहयोगी रहे हैं। एक्चुअली में दिक्कत क्या है, ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर जनता डिबेट करती है। एक्चुअली में सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है भार्गव जी, आपका ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, दोनों आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। भार्गव जी नहीं भार्गव जी, आप ये बताएं, आप जो आज नाम गिनवा रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, आप सरकार के सहयोगी रहे हैं, सरकार के साथ शुरुआत में रहे हैं, तब क्यों नहीं आपने कहा कि साहब आज पहले कार्रवाई कीजिए? माननीय नेताजी ने कहा है। राजेश भाई आप उठा के देख लीजिए, टीवी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उठाइए ना। मैं तो इस बात को पुरजोर कह रहा हूं, तब भी राजभर जी ने यह बात रखी थी, तब भी इस बात को रखा था। मुख्यमंत्री जी सुनील बंसल जी से, प्रधानमंत्री जी से, आपके जो गृह मंत्री उनसे ये बात रखी थी। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देखिए मैं इसी बात को कह रहा हूं, चिल्लाएंगे नहीं करना चाहिए। जब बात तथ्य की आएगी तो तथ्य पे नहीं टिकेंगे। इन्होंने 5 आरोप लगाए जब से डिबेट में करके अलग अलग मुद्दों पे चले गए। इधर से इधर जंप मार जाएंगे, उधर से इधर जंप मार जाएंगे। बात ये देखिए सरकार, भार्गव जी देखिए एक तो आप बीच में बोलते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं सरकार नहीं तो सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है और जनता
ये इस चीज को देख रही है। अगर जो देखिए जनता को लगेगा कि सरकार गलत कर रही है तो आगे आगामी चुनाव में उनको बाहर कर देगी। ये आप समझते हैं ना ये बात। जैसे कि समाजवादी पार्टी का लगा सरकार को, जनता को लगा कि नहीं समाजवादी पार्टी ने वो काम नहीं किया, उनको बाहर कर दिया। अगर जो बीजेपी का लगेगा तो बाहर कर देगी। जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और जनता सब जान रही है। आप सिर्फ किसी पे आरोप लगाएंगे, लांछन लगाएंगे और फिर दूसरे पे जंप मार जाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना। आपकी भी तो जिम्मेदारी है। अगर जो आपको लग रहा है कि इस प्रदेश में कुछ गलत हो रहा है और सरकार वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है किसी पे, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं गए आप एक बार भी कोर्ट? नहीं जाएंगे, लेकिन आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकानी, किसी पे आरोप लगाएंगे फिर भाग जाएंगे। एक शब्द बोलूं राहुल भाई? जल्दी से बोलिए, फिर अजय जी के पास शब्द बहुत बढ़िया समझिएगा। तू ही राजा तू ही चोर, तू ही राजा तू ही चोर, लिया गठरिया हमारी तो। देखिए इसको समझिए अब मैं बता रहा हूं एक्चुअली में ये क्या है, भार्गव जी ने सारे सिस्टम को डिमोलिश कर दिया है। भार्गव जी बोल रहे हैं कोर्ट की कोई औकात नहीं है। अरे सरकारी सारी चीज चला रही है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट ना होता, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है। हर एक संवैधानिक संस्था की जो उसकी महत्वता इस पे प्रश्न खड़े कर दिए जाए। बोल दिया इन्होंने, सबको एक बराबर कर दिया कि सरकार चल रही है, एक दोहा सुनाया और सरकार चल रही है, सरकारी सारे निर्णय ले रही है, ना कोर्ट कुछ कर रहा है ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले सारे विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए थे, वैसे ही आप सारे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है अजय शर्मा, सारी संविधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 2019 का अक्टूबर का महीना, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने छोटे से हित के लिए, आप अपने छोटे से हित के लिए इस देश की लोकतांत्रिक देश की सारी संवैधानिक व्यवस्था पे हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने में आप अपने भार्गव जी, आप अपने छोटे से आप दोनों एक सेकंड रुके, मैं और भी इस देश की सारी संवैधानिक व्यवस्था पे हमला कर रहे हैं जो गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला नहीं होना चाहिए। आपने जो दोहा सुनाया लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला। ठीक है, आप दोनों को मैं एक सेकंड रोकूंगा, दोनों को एक सेकंड रोकूंगा। डिबेट भटक रही है। भार्गव जी आप भी भटक रहे हैं मुद्दे से, बार बार आप भी भटक रहे हैं। अजय शर्मा आप ये बताएं कि अगर गलत हो रहा है कार्रवाई हो रही है, अगर गलत हो रहा है एसआईटी का गठन कर दिया, अब जांच प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से होगी ना, या एक ही रात में सब पे शिकंजा कस दिया जाए कि आज इस पे नहीं हुआ तो साहब उस पे कब होगा? देखिए राजेश, ये बात मैंने पहले भी कही थी, इसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को पूरा होने में टाइम लगता है। हमें पता है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है कितना लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है और लचीला भी है, फ्लेक्सिबल है। जिसकी खूबसूरती सी में है कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। यदि कोई आरोप लगता है या कोई मुद्दा बनता है तो उसके पर एक जांच होती है, उसके लिए गठन भी होता है जस्टिस समिति का, वो हुआ है, वो रिजल्ट निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन हम ये फौरी तौर पर ये कहें कि तुरंत कि नहीं साहब तुरंत अभी इसका तुरंत ऑपरेशन करो, तुरंत रिजल्ट दे दो, इंस्टेंट रिजल्ट दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि जो है न्यायिक हिरासत में देखिए संविधान के दायरे में उसे सजा दिया जाता। एक काम कीजिए, तो बता रहे हैं, एक काम कीजिए, अगर है तो सिस्टम में काम कीजिए ना भाई। एक काम कीजिए, मैं प्राइम चैनल से कहता हूं कि इसको जो है डिबेट की बजाय जो सुहेलदेव राजभर पार्टी का पॉलिटिकल मंच बना दिया जाए। यहां से ये बोलते रहेंगे, हम सब सुनते रहेंगे। नहीं आप ही बताइए, नहीं आप बोलने दे रहे हैं, आप कहने नहीं दे रहे, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे। ताक पे रखकर ऊंची आवाज में चीखने से, ऊंची आवाज में चीखने से कुछ नहीं होता। तो आप कह रहे हैं बनाया जा सकता था, ऊंची आवाज में उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाया ना उसके लिए, जांच आयोग बनाया ना उसके लिए। ऊंची आवाज में चीखने से कुछ नहीं होता है। बात को सुनिए भी, समझिए भी। तो अगर आप जैसे आज आप कह रहे हैं, आप आलोचना कर रहे हैं, इतनी कटु आलोचना कर रहे हैं, स्वागत है उसका। यदि आप भी अगर सत्ता में होते तो शायद आप भी यही कर रहे होते, आप भी जज सिस्टम की जांच की, इन सब समितियों गठन की कार्रवाई कर रहे होते, बात कर रहे होते। क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं हैं, आप उस ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, उस सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। आप बाहर बैठकर कमेंट्री करना या आलोचना करना बड़ा आसान है। इसीलिए जो इस व्यक्ति इस काम को कर रहा है उसको पता है कितना पेचीदा है और किस तरीके से कर रहा है, क्योंकि उसको संवैधानिक जो ढांचा है सिस्टम का उसको भी टूटने नहीं देना है और जो राज्य की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती भी रहे। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। और जो इस डिबेट से मेरी जो समझ में आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं कि कांटों भरा ताज है या एक ऐसा कांटों भरा रास्ता है जिसके ऊपर प्रदेश सरकार चल रही है और आलोचनाओं को सहन कर रही है, इसके बावजूद भी वो कार्रवाई कर रही है और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो ये जो एकदम से हायतौबा मचा देने से इसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। ठीक है,
कीर्ति जी, आप ये बताएं कि आपने कुछ नाम गिनवाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनका भी शिकंजा उन पे भी कसा जाए। दूसरी चीज ये कि अब मुख्यमंत्री चूंकि हर तरफ कदम उठा रहे हैं, 5 साल संविदा वाली जब बात आती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो उसे पलट देंगे। बिल्कुल सही कहते हैं, कोई गलत नहीं। आप राजेश जी उस नौजवानों का डर समझिए कि जो नौजवान नौकरी पाएगा, अगर 35 साल की उम्र तक किसी नौजवान को नौकरी मिलनी है, 35 साल की उम्र में नौकरी मिलती है और 36 साल की उम्र में उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर वो नौजवान कहाँ जाएगा? हर 6 महीने पे ख और ग वर्ग के नौकरी में जो लोग शामिल होंगे, जो उनको नौकरी मिलेगी सरकारी, उनकी हर 6 महीने पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। क्या उनसे बड़े अफसरों की भी स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उनकी केवल ख और ग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था बनाई गई। जो 36 साल में निकाल दिया जाएगा उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो कहीं नौकरी पाने लायक ही नहीं रह गया दोबारा। क्या 1 साल समीक्षा करने के लिए, 1 साल उसको देखने के लिए जो प्रोविजन टाइम 1 साल का होता है, क्या वो कम था? जिसको 5 साल संविदा पे रखा जाएगा नौजवान को, जो 3 साल बाद निकालने के बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, अशोक जी बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अशोक जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे जी, देखिए, आपको बता दें कि हमको योग्य कर्मचारी अधिकारी चाहिए। उस पुराने मसाले के जमाने में क्लर्क बन गए, काम नहीं कर रहे हैं, बजाने रहे, अब ऐसा नहीं चलने वाला। क्योंकि ये लोग सत्ता में आने के लिए जो हमने नकल अध्यादेश लाया था, इन लोगों ने उसकी मुखालफत किया था, खुलेआम नकल कराया, कहा कि हम सबको चुनाव में जिताओ, आपको फेल नहीं पांडे जी, मेरा एक सवाल है आपसे इसके ऊपर। मेरा संविदा पे सवाल है आपसे, क्या आपको अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे जो एग्जाम लेकर लोग आते हैं जो सरकारी नौकरी में, उस पर आपको डाउट है? आपको उस पर पूरा भरोसा नहीं है? और दूसरा, तो क्या 5 साल तक काम करने वाला आदमी 5 साल तक एग्जाम दे रहा है नौकरी के लिए, उसके बाद डिसाइड होगा? यानी 5 साल का एग्जाम हो गया, वो 5 साल तक एग्जाम देता रहेगा? यानी कि आपको अपना सिलेक्शन प्रोसेस बदलना पड़ेगा नौकरी के लिए? अजय जी मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल था कि जब नौजवान नौकरी ज्वाइन कर लेगा, 1 से 5 साल उसको संविदा पे नौकरी करनी है, सरकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर उसका उम्र पार हो जाएगा और नौकरी से निकाल दिया जाए किन्हीं परिस्थितियों में 3 साल के बाद, तो फिर वो नौजवान कहाँ जाएगा? सही बात है, सवाल तो यह है। बिल्कुल सही बात है। इस पर डिस्कस होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये जो फैसला है संविदा का 5 साल वाला, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। भार्गव जी, बहुत वक्त की कमी है, मैं 10 सेकंड आपको दूंगा बस। हाँ, आज के देश के प्रधानमंत्री, पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक सिस्टम लाए थे, वहां पे 4 लाख लोगों को, कर्मचारियों को नौकरी दिया गया था। 14 साल उन कर्मचारियों ने, यही संविदा वाला बता रहा हूं, 14 साल उन लोगों ने नौकरी किया 8,000 रुपए में। उन्होंने कहा था समय समय पे वृद्धि होगी। उसके बाद माननीय गुजरात हाई कोर्ट को आना पड़ा और वो सारी की सारी निरस्त करना पड़ा। ठीक है, गुजरात सरकार को यह भी फटकार लगा। चलिए देखना होगा इसमें सरकार क्या फिर से कुछ विचार करेगी या फिर अगर एक बार सोच लिया तो उसे लागू कर दिया जाएगा। आप पांचों का बहुत शुक्रिया, अशोक पांडे जी, कीर्ति निधि पांडे जी, अजय शर्मा आपका भी, दयाराम भार्गव, राहुल तालान, आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। सवाल कई थे, उम्मीद है हमें कुछ का जवाब मिला, लेकिन कुछ का अभी बाकी है। और जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इससे उत्तम प्रदेश बनेगा? उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें और कितना वक्त लगेगा, ये देखना बाकी।